ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में आपकी सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी, मैं सीक्वेंस कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, देखिए ये है थ्योरम है, थ्योरम बच्चे लोगों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक, इम्पोर्टेंट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, every convergent sequence has a unique limit, has a unique limit। हर कन्वर्जेंट की सीक्वेंस की एक यूनिक लिमिट होती है, ठीक। और ये स्टेटमेंट मैं ऐसे भी दे सकता हूं, ए सीक्वेंस, बेटा थोड़ा प्लीज सीरियसली, ए सीक्वेंस cannot converse, cannot converse more than one limit। एक से ज्यादा लिमिट पर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती, और एक से ज्यादा लिमिट पर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती मीन्स यूनिक ही तो होगी। नॉट यूनिक कब होगी? जब एक से ज्यादा ना कर हो, और यूनिक कब होगी? जब एक पे ही कन्वर्ज करे। ओके, ठीक है। देखिए प्रूफ, मैंने ऐसा मान लिया, लेट, इसमें कहा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है यूनिक लिमिट, ये प्रूफ करना है। और ये कह रहे हैं ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज मोर देन वन लिमिट। तो मैंने क्या किया, मान लिया लेट सीक्वेंस एक्स एन, सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज टू, कन्वर्जेस टू टू लिमिट्स, टू लिमिट्स L1 एंड L2। ठीक, हमें यूनिक दिखानी है तो हमने दो मान ली, और यूनिक कब हो जाएगी कि दोनों इक्वल हो जाए। तो मैंने क्या किया यहां से, लेट अस सपोज सॉरी, लेट अस सपोज अपसाइलन, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1/2 मॉड L1 माइनस L2 ग्रेटर देन 0। ये तभी पॉसिबल है एस L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ये तभी संभव है अगर ये इक्वल हो गए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना। और अपसाइलन क्या कहते थे हम, अपसाइलन ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वो वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो 1/2 1/3 ऐसा कुछ लिख लो, तो डिवाइडेड बाई मैंने क्या कर दिया 2, राइट। अब जरा देखिए इधर से, क्योंकि सीक्वेंस एक्शन, क्योंकि सीक्वेंस एक्शन
कन्वर्जेस टू, किस पर कन्वर्ज है? कन्वर्जेस टू L1, तो कॉमा फॉर गिवन अपसालन 1 ग्रेटर देन 0, या अपसालन ही कह दीजिए, अपसालन ग्रेटर देन 0, then there exist a natural number, n1 या m1 such that by the definition of sequence, आपने बेटा याद की होगी डेफिनेशन, लेस देन अपसालन, फॉर ऑल n is greater than equal to m1, राइट? ठीक है। अच्छा, हम अपसालन को अभी लिख देंगे, कोई बात नहीं, पहले ये समझ लीजिए। एक्स है कन्वर्जेस टू, किस पर कन्वर्ज कर रही है? कन्वर्जेस टू L2, तो कॉमा या देन फॉर गिवन अपसालन ग्रेटर देन 0, then there exists a natural number m2 such that, क्या भाई, xn माइनस L2 का मॉड इज लेस देन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2। ठीक, मैंने ऐसा कहा, लेट n नॉट बराबर मैक्सिमम ऑफ m1 m2, ये नेचुरल नंबर ही तो है, होगा कोई मैक्सिमम इनमें से, कौन सा हमें क्या पता कि m1 है कि m2 है। ठीक, ये ले लिया हमने। नाउ मैं ऐसा लिख दूं यहां से, तो ना लिखना मत, L1 माइनस L2 का मॉड इक्वल टू L1 माइनस AN प्लस AN माइनस L2। एक बात आप सभी जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए होल्ड होती है। कि हम सीक्वेंस इन रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब कुछ सीक्वेंस में रियल में होंगे। अब मैं इस वाले टर्म को क्या लिख लूं, L1 माइनस L2 का मॉड, बेटा समझना, भी मैं कुछ बात करने जा रहा हूं इसमें, L1 माइनस AN प्लस AN माइनस L2 का मॉड। इसमें ये इनइक्वालिटी यूज कर लो, तो क्या लिख दूं मैं, L1 माइनस AN प्लस AN माइनस L2। मैंने इसको ऐसा कह दिया, मॉड माइनस AN माइनस L1, सॉरी AN क्यों लिख रहे हो, सीक्वेंस तो हमने शायद एक्शन लिखी है, तो प्लीज एक्शन कर लीजिए। अगर एक्शन लिखी है तो एक्शन, अगर AN सीक्वेंस लिया तो AN लिखिए, है ना। तो यहाँ पे एक्शन और यहाँ एक्शन, यहाँ एक्शन, यहाँ एक्शन, यहाँ मैंने लिख दिया इसको एक्शन प्लस एक्शन माइनस
L2। अब मॉडुलस में कोई भी वैल्यू होती है वो ऑलरेडी क्या हो जाती है, पॉजिटिव ही हो जाती है, प्लस एक्सएल माइनस L2, राइट। अब जरा देखो इस इक्वेशन पे मैं आ जाऊं यहाँ, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखूंगा अपसालन, और अपसालन इधर ग्रेटर इनइक्वलिटी ग्रेटर है ना, तो बड़ी वैल्यू अपसालन है। इधर मैं कोई सी बड़ी वैल्यू रख सकता हूँ क्योंकि सिंबल ग्रेटर का है ना, इधर ये ग्रेटर की इनइक्वलिटी, तो बड़ी वैल्यू रख सकता हूँ, छोटी नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो इससे भी बड़ी वैल्यू क्या है, अपसालन, तो यहाँ अपसालन ला सकता हूँ मैं। अब मैं यहाँ अपसालन रख दूं, यहाँ अपसालन रख दूं, तो 2 अपसालन हो जाएगा। तो मैंने, और हम क्या कहते थे, अपसालन को मैंने छोटा कर लिया बाई 2 और बाई 2, राइट, बाई 2 रख लो, क्या आ जाएगा, क्योंकि एनबीडी में जाना है तो वैल्यू को छोटा करना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ बड़ी वैल्यू रख दी बाई 2 और बाई 2, इसकी वैल्यू इससे भी बड़ी वैल्यू क्या, इधर ग्रेटर है ना, तो ये अपसालन बाई 2 है, यहाँ रख दी, जैसे ही बड़ी वैल्यू रखी तो यूकल खत्म, और ये कितना आ गया बताओ, लेस देन, बस यही इंटरेस्टिंग बात है, हाफ और हाफ जोड़िए, L1 माइनस L2 का मॉड। दिस इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट्स द दैट रिजल्ट, इस रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कैसे कि अगर मैं 2 का मल्टीपल इधर कर दूं तो L1 माइनस L2 का मॉड, अगर ये 2 का क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो L1 माइनस L2 का मॉड इक्वल टू कितना, 2 अपसाइलन, राइट। जब ये 2 अपसाइलन हो जाएगा तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपसाइलन। क्या 2 अपसाइलन बड़ा हो सकता है अपसाइलन से, कैसे हो जाएगा भाई, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये दिस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपवाद, तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब जो हमने कंसीडर किया उसका अपोज करना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द अवर एजप्शन, अवर एजप्शन, क्या है अवर एजप्शन, कॉन्ट्राडिक्ट द अवर एजप्शन, अवर कंसीडरेशन दैट, यानी इसका मतलब क्या, और ये कब होल्ड है, ये सिचुएशन कब होल्ड है, जब ये हमारा जिसका कॉन्ट्राडिक्ट, यानी ये जो इक्वेशन है, ये कंडीशन है, ये जो है ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, हमारे इस रिजल्ट, और ये रिजल्ट कब होल्ड है, जब L1, और ये होगा ही भी कब, जब L1 और L2 बराबर ना हो, है ना, तभी तो ये हमारे पास है कंडीशन, वरना कैसे हो सकती है, अगर L1 बराबर L2 हो तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंसीडरेशन है हमारा, वो कब होल्ड है, जब L1 इज नॉट इक्वल टू L2, और ये होल्ड है जब L1 इज नॉट इक्वल टू L2, लेकिन ये कंडीशन फेल हो रही है ना, दिस इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट दैट रिजल्ट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द आवर एजप्शन L1 इज नॉट इक्वल टू L2, इसलिए क्या फिर बताओ, इसलिए L1 बराबर L2, हेंस इसलिए L1 बराबर L2। तो जो सीक्वेंस थी वो कितने लिमिट पे कन्वर्ज मानी मैंने, L1 और L2 वो दोनों कैसे आ गए, इक्वल, हेंस द सीक्वेंस। और एक और मजेदार बात देखिए, एन नॉट ऑफ जो मैंने दिया है ना मैक्सिमम इन दोनों में, राइट, इन दोनों के लिए, तो ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ जो अब ये डेफिनेशन यूज भी है ना, x1 माइनस L1, अब ये कॉमन वर्ड इस्तेमाल कर दिया मैंने किसके लिए, फॉर, चाहो तो यहाँ लिख देना, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, राइट, इसलिए सीक्वेंस इज, लिख दो, हेंस एक कन्वर्ज, हेंस एवरी convergent sequence, hence every, क्या कहा था हमने, every convergent sequence has a unique limit, that's all।
क्वेश्चन खत्म। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक यूनिक लिमिट होती है। राइट, ठीक। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम के लिए। आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, मैं उसको कंप्लीट किए देता हूं, है ना। अब जैसे इसी का मैंने और करके जो स्टेटमेंट लिखा था उसके अकॉर्डिंग देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ नोट, मैंने क्या कहा था, ये सीक्वेंस है -1 की पावर n। क्या कहा था, लिमिट्स कितनी आएंगी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इक्वल टू +-1। ठीक। अब चूंकि सीक्वेंस -1 की पावर n हैज टू लिमिट्स, कौन कौन सी, 1 एंड -1, जो कि कैसी है, डिस्टिंक्ट, हैज टू लिमिट्स 1 एंड -1, जो दोनों कैसी हैं, डिस्टिंक्ट। इसलिए सीक्वेंस -1 की पावर n इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट। राइट। अब एक क्वेश्चन है, आप अपनी बुक खोल लीजिए और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने मना किया था उसको मत करिएगा, शायद क्वेश्चन नंबर है आपका, कहाँ गया, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। यह है, प्रूव दैट, थ्योरम लिख लीजिए, प्रूव दैट, और यही आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पर क्वेश्चन है 10, जो मैं ये थ्योरम कराने जा रहा हूं, सेम डिक्टेशन। प्रूव दैट if a real sequence, if a sequence, prove that if a sequence of real numbers, prove that a sequence of real numbers xn converges to n, l पे कन्वर्जेंट है, लिमिट l पर, देन तब सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, मॉड xn कन्वर्ज टू कन्वर्जेस टू मॉड l, मॉड l पे कन्वर्ज। ठीक, देखिए प्रूफ, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, वो यहां से, सिंस सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू l, राइट। अगर ये l पे कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू l। ठीक, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट इंप्लाई दैट फॉर गिवन epsilon greater than 0 then there exists a natural number
ए नेचुरल नंबर एंड नॉट क्या सच दैट एक्सन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। एप्सिलॉन ही लिख लीजिए बाई 2। 2 के साथ कंडीशन जब होती है तो छोटा करके लेते हैं, 3 के साथ होती है तो बाई 3 करके ले लेते हैं। ये ट्रिक है, जैसे L1 और L2 में ली थी हमने पीछे तो 2 करके ले लिया था बाई 2। L1 L2 L3 में कहीं इस तरीके से कंडीशन देखते तो 3 बाई 3 करके ले लेते। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है लिखने की। सुनिए, अब एक बात सुनो, मैंने आपको ऐसा बताया है, नहीं बताया तो मैं एक साइड में इस बात को बता रहा हूं, जरा देखिए। नोट नोट ये है, बी है, सब जानते हो, चेक कर लो। ए मॉड ए माइनस मॉड बी इस पूरे का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। राइट, चेक करवाता हूं। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कोई से भी रियल नंबर रख लो, सपोज करो ए इक्वल टू 1 ले लिया, बी इक्वल टू -2 ले लिया। ओके, तो यहां रखना मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड, इसकी वैल्यू निकालना हूं पहले में। तो कितना मॉड 1 का मॉड माइनस -2 का मॉड, कितना आएगा अंदर 1 -2 का मॉड, कितना आएगा 1 नहीं आ जाएगा। ओके, अब आप कोई आपसे ये कहे कि a माइनस बी का मॉड निकालिए, तो कितना 1 -2 का मॉड, कितना 1 + 2 का मॉड, कितना मॉड 3। ठीक, अब जरा देखना ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 इज लेस देन 3 हो तो क्या। अब 1 की वैल्यू कितनी है, मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए माइनस बी नहीं है 3 की, यहाँ रख दी तो लेस देन आ जाएगा, क्योंकि सब यूकल कब आएगा, आ जाएगा यार यूकल, ले लो ना, a बराबर 2 और b बराबर 2 तो यूकल आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज होल्ड किसके लिए, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब मैं यहां यूज करता हूं, ठीक, देखो इसका मैं यूज करने जा रहा हूं। यहां मैंने ऐसा कहा आपसे, नाउ बी है, गौर करिए, एक्सन का मॉड माइनस एल का मॉड पूरे का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड एक्सन माइनस एल का मॉड। नहीं लिख सकता क्योंकि एक्सन और एल सब है तो रियल ही। फॉर ऑल एक्सन कॉमा एल बिलोंग्स टू आर, राइट। अब ये यहां यूज कर लीजिए, और इसकी वैल्यू कितनी है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसी इक्वेशन से देखिए, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ बड़ी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू बड़ी इक्वल, इसकी बड़ी मॉड एक्सन माइनस एल की बड़ी वैल्यू क्या है, इससे भी ग्रेटर वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन है। तो क्या लिख दूं, मॉड एक्सन माइनस मॉड एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ये कंडीशन। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इसलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन, या यहां से ऐसे कह दो, इम्प्लाई दैट, यार imply that mod xn tends to mod n as n tends to infinity। तो क्या, इसलिए लिमिट xn, इसलिए लिमिट n tends to infinity mod xn इक्वल टू mod n, खत्म। और यहां से भी देख लो, बाय द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ लिमिट दिस इज कन्वर्जेस टू mod n, इसलिए सीक्वेंस mod xn, इसलिए सीक्वेंस mod xn इज कन्वर्जेस टू
कन्वर्जेस टू मॉड एल, इस पर कन्वर्ज हो। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। देखो ये बेटा मैं इसलिए डबल पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका जो इंटरनल एग्जाम उससे पहले कंप्लीट हो जाए, जो एग्जाम में पूछे आपसे। देखिए हाँ जी, ये है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कैसे भी कह लीजिए, नो प्रॉब्लम। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, a sequence xn is said to be monotonic increasing sequence, monotonic increasing sequence, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी आपकी इफ, कब, इफ xn माइनस xn प्लस 1 या xn प्लस 1 माइनस xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दैट इज, इसका क्या मतलब है, दैट इज xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, है ना। अब जैसे इसका कोई एग्जांपल देना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं, इनइक्वालिटी का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार में एक कंडीशन होल्ड होती है, चाहे इक्वल की हो चाहे ग्रेटर, दोनों एक साथ कभी नहीं, है ना। किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में एक कंडीशन या तो इक्वल के साथ होल्ड होगी या ग्रेटर के साथ, ठीक। जैसे अब मैंने आपसे ये कहा कि लेट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जितने चाहो उतने लिखो, मैंने कह दिया एक्स है एल ए वेयर एक्सएन इक्वल टू एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं आपसे अब कहूं कि जरा देखना ना, x1 इक्वल टू 1, एन की जगह 1 रख दिया, x2 सीक्वेंस ही लिख लो, xn x1 x2, चलो सीक्वेंस लिख लो, 1 2 3 4 5, यही तो आएगी। यहाँ कितना हो जाएगी, x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। नेक्स्ट टर्म बड़ा नहीं है क्या, अगर n की जगह बर रख दूं तो यहाँ क्या मिलेगा, x2, और यहाँ क्या मिलेगा x1, तो देखो x2 बड़ा नहीं है x1 से, है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बताइए, क्योंकि x2 ग्रेटर देन x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4 ग्रेटर देन, ऐसे लिखते जाओ, है ना, ग्रेटर देन। हर अगला टर्म बड़ा है, सीक्वेंस का हर अगला टर्म कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इसलिए सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इसलिए सीक्वेंस
इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह देते हैं। चलिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हर अगला टर्म बढ़ा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले लो। ऐसा लीजिए कहीं कोई दो टर्म सेम आ जाए, बन सकता है ऐसा कि यहां भी वन आ जाए और यहां भी वन आ जाए। बताओ, ये दो टर्म पहले सेम आ जाए। देखिए, मैंने सेकंड एग्जांपल जानबूझ के लिख रहा हूं ऐसा, 1 1 और अगला टर्म कह दिया 2 3 4, है ना। अब इसमें इक्वल वाली कंडीशन नहीं आ गई, x2 क्या आ गया बताओ, x2 बराबर x1 और फिर अगला टर्म बड़ा, ये भी कैसी है, और ये x1 है, x2 है, x3 है, तो ये भी सीक्वेंस कैसी है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। इज मोनोटॉनिक इंक्रीज, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि हर स्ट्रिक्टली तब होता है हर नेक्स्ट टर्म बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x2 बराबर है किसके, x1 के, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के साथ साथ स्ट्रिक्टली है, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म किसी के इक्वल नहीं। ओके, ठीक। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस यही लिखे देता हूं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यहां कर दिया मैंने डिक्रीजिंग, बस कुछ नहीं करूंगा, इसमें केवल साइन रिवर्स कर दिया और यहां क्या आ गया, लेस देन इक्वल, रिवर्स कर देना बस। नेक्स्ट टर्म अब छोटा हो जाए, जहां बड़ा हो रहा था वहां छोटा हो जाए। तो मैंने इसको यहां कह दिया 1/n और यहां लिख दिया 1/n, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएंगे टर्म बताओ, यहाँ पे तो 1 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 1/3 आएगा, यहाँ 1/4 आएगा, राइट। और ये क्या जाएगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के साथ साथ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गई, डिक्रीजिंग, राइट। अब मैं यहां कह दूं, मैंने यहां तो लिख दिया, चलिए लिखो, तो ये तो खत्म ही। अब मान लो किसी ने कह दिया कि पहले दो टर्म, सपोज करो किसी ने कह दिया 1/1 और अगला कह दिया 1/2 1/3, इस टाइप से लिख दिया यार, है ना। तो ये कितना हो गया बताओ, x1। ऐसी अगर सिचुएशन हो बाई चांस, हमने कोई टर्म नहीं लिखा कि एन टर्म नहीं लिखा, बस जनरली कह दिया, तो ये क्या हो जाएगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी इसमें क्या है, हर टर्म कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है, लेस देन, हर अगला टर्म छोटा है, यानी पहला टर्म बड़ा है, अगले टर्म से पहला बड़ा है, फिर उससे अगले वाले से ये बड़ा है, अगले वाले से ये बड़ा है, तो कैसी हो गई, डिक्रीज हो रहा है, अगले टर्म घटते हुए जा रहे हैं, तो मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कोई भी यूकल नहीं, और यहाँ यूकल आ गया 1 और 1, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगी, राइट। देखिए, लीस्ट अपर बाउंड, LU, इसको कहते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस,
किसी एक सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड। बेटा डेफिनेशन लर्न करने में, उनके एग्जाम्पल को तैयार करने में कोई भी लापरवाही ना कर, बी केयरफुल। देखिए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, लेट अल्फा is an upper bound of a sequence x है। अल्फा को क्या कहा है मैंने? अपर बाउंड। अगर अल्फा अपर बाउंड है तो अपर बाउंड की डेफिनेशन याद होगी आपको, देन सबने याद की होगी क्या? नहीं याद तो कॉपी खोल के रखो यार। यानी सीक्वेंस के सारे टर्म छोटे आएंगे अल्फा से, तभी तो अल्फा अपर बाउंड होगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, राइट। अब एक मजेदार बात देखना जरा यहां से, देखो अब मैं क्या कहूं, देखिए जरा, क्योंकि x1 लेस देन इक्वल टू अल्फा, अल्फा पर बाउंड है, तो इससे भी बड़ी वैल्यू और भी बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी, एक आध तो नहीं। अल्फा 1 मैंने कह दिया, अल्फा से भी बड़ा अल्फा 1, अल्फा 1 से भी बड़ा अल्फा 2, अल्फा 2 से भी बड़ा अल्फा 3, अल्फा 4, ये सारी वैल्यू ग्रेटर है, डॉट डॉट। ठीक है, तो ठीक है, देन क्या है ये सब? ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 4, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 आर ऑल ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस xn। तो जरा देखिए, कांस्टेंट जो सीक्वेंस होती है, कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती है, कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती है। ओके, बोथ कोई सा भी कंसीडर कर लीजिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी होती है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक, जैसे आपको कहीं कोई स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके तरुण शर्मा, कांस्टेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दोनों होती हैं। जिस सिचुएशन में आप जिस रिजल्ट को यूज करना चाहते हो उसके साथ कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज एनी रिजल्ट सच कंडीशंस। इस कंडीशन के अंदर कांस्टेंट सीक्वेंस में चाहे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के साथ या डिक्रीजिंग दोनों के साथ कर सकते हैं। देखिए अब क्या है, बी सी दैट यहां से बताइए, तो इट इज क्लियर दैट अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 डॉट डॉट आर ऑल upper bounds, are all upper bounds of the sequence xn। तरुण शर्मा यस और नो में आंसर दे दिया करो, जैसे आपको अभी कहा, ऑफ द सीक्वेंस xn, राइट। तब अब क्या है, यहां अल्फा क्या है इस सब में? छोटा, तो हियर अल्फा इज लीस्ट all upper bounds, least alpha is least in all upper bounds, of a sequence x है। तरुण शर्मा जी यस और नो में आंसर दे दिया करिए। आपने जो कांस्टेंट सीक्वेंस के रिगार्डिंग पूछा था, क्या आप जो मैंने आंसर दिया क्या आप उससे एग्री करते हैं? ओके ठीक है।
तो जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें अल्फा कैसा है, लीस्ट है। तो हैंस, तो यहां से लिख दीजिए, इसलिए एल यू बी ऑफ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एक्सएल इज अल्फा बाय दिस डेफिनेशन। डेफिनेशन सब याद हो बेटा प्लीज, बहुत अच्छे से। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं साइड में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ के साथ वो बाउंडेड एबव है, तो क्या है, नोट, नोट इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस का तो अनइंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। प्लीज देखिए, नोट ये है कि इफ ए सीक्वेंस, if a sequence xn has, if a sequence xn is monotonic increasing, is monotonic increasing, monotonic increasing और क्या रखती है, and has, and is bounded above, and is bounded above, then LUB of this sequence, LUB of this sequence is exist, इस सीक्वेंस का LUB एग्जिस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और साथ के साथ बाउंडेड हो, राइट। तो अब आप ऐसी सीक्वेंस बताओ कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो, बाउंडेड एबव हो, कैसी हो, बाउंडेड एबव। तो मैं कुछ अच्छा तगड़ा एग्जांपल लूंगा, पहले ये बता देता हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा एक बहुत बढ़िया सा, और इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और सीखने के पर्पज से बहुत अच्छा। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा ले लूं कि मोनोटोनिक इंक्रीज हो, तो मान लीजिए सपोज करिए मैंने n इंटू एन प्लस 1/2 ले लिया। नहीं नहीं, ये तो छोटे आते जाएंगे, नहीं बड़े आएंगे, ठीक। एक्स एन है ना, तो x1 n की जगह पर रख दिया, बना गया। x2 3/2 आ गया। n की जगह बर रखेंगे 1, n की जगह, सॉरी n की जगह बर रखेंगे तो पहला टर्म आएगा 3/2, n की जगह 2 रखेंगे तो ये हो गया 1.5, और n की जगह जैसे 2 रखेंगे तो 2, ये तो n की जगह 1 तो 1, ठीक है। x2 आ गया 3/2, है ना, ठीक है। ये n की जगह 1 2, तो 2 इंटू, नहीं नहीं यहाँ भी नहीं बनेगी बात। अच्छा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग टर्म बढ़ते हुए आए, और बनाओ कोई ऐसा एग्जाम्पल। n/n+1 कैसे बन जाएगा शर्मा जी, ये तो सब टर्म घटते हुए आएंगे, चेक करना, जरा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ सीधा साधा बन जाए कोई, अभी थोड़ा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। चलो देखता हूँ। लेट xn वेयर xn इज इक्वल टू n इंटू, सॉरी चलिए n अपॉन, ठीक है, बन जाए, बन गया बेटा, इजीली यही है।
है ना। तो अब मैं कहूं कि इस सीक्वेंस को लिखो तो देखो xn क्या आ जाएगी, ये सीक्वेंस फॉर ऑल है, तो इसी को लिख दो। सीक्वेंस क्या होगी इसके लिए बताओ, n की जगह 1 रखोगे तो 1/2, n की जगह लिखोगे 2 तो 2/3, और ये आ जाएगा 3/4, 5/4, है ना, 6/5, ठीक है, यही है। गुड, चेक कर लो ना, 1/2 0.5 हो गया, 2/3 0.6 हो गया। देखा जाए डिवाइड करके 1/2 को 0.5, ये 0.6, ये डिवाइड करके 0.7, ठीक है। तो अब यहां से देखिए xn+1 कहूं तो कितना, n+1/n+2, n की जगह n+1 रख लिया, और मैंने कहा कि xn+1 माइनस xn घटाइए तो कितना आ जाएगा, n+1/n+2 माइनस n/n+1। एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो n+1 का होल स्क्वायर यानी n² + 1 + 2n, और इस n का यहाँ मल्टीपल होगा तो -n² - 2n अपॉन कितना, n+1 इंटू कितना, n+2। ये आपने टर्म निकाला तो xn+1 माइनस xn कितना आ जाएगा, सॉल्व करके बताओ, 1/n+1 इंटू n+2। क्या है ये, सब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। एन की वैल्यू कुछ भी रखिए तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी ना। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो इसलिए सीक्वेंस एक्शन इधर दे देता हूं एग्जाम्पल, ठीक, इसलिए सीक्वेंस n/n+1 इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक कहे तो नो प्रॉब्लम, स्ट्रिक्टली में मोनोटोनिक में इनइक्वालिटी आती है, एक बार में जो एक कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है, इसलिए सीक्वेंस ये इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। और हम लिख भी क्या रहे हैं कि पहले इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड एबव हो। तो अब बाउंडेड एबव देखिएगा जरा, इसका पहला टर्म इसका क्या था, x1 बराबर कितना है, 1/2 है, पहला टर्म देख लो, ये x1 है ना। अब मैंने कहा लास्ट टर्म कितना होगा, तो लास्ट टर्म के लिए मैंने कह दिया लिमिट, लिमिट हम n नेचुरल नंबर को ही तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कितना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1, इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1 आ जाएगी, नीचे से n कॉमन काट दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, बना गई। यानी टर्म 1/2 जो 0.5 था उसके बाद बढ़ तो रहे थे, कितना बढ़ा, 0.6, फिर अगला 0.7, यानी बढ़ते बढ़ते लास्ट कहां तक बढ़ रहा है, केवल 1 तक। तो हमें क्या मिला यहां से बताओ, इसलिए सीक्वेंस बताओ xn लेस देन इक्वल टू 1, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये इक्वल नहीं आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा, और इधर से कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल। सीक्वेंस कैसी है ये, बाउंडेड भी है, लोअर दो रियल नंबर के बीच में टर्म्स आ गए, सीक्वेंस इज बाउंडेड। और ये साथ के साथ स्ट्रिक्टली देखिए जरा यहां से, यही तो होगा। अब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और किससे बाउंडेड है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, या ये कह दीजिए, छोड़िए 1 मत लिखिए, इसलिए xn इज लेस देन 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, राइट। तो अब क्या है बताएं यहां से, इसलिए 1 इज अपर बाउंड, 1 is upper bound of this sequence 1 जो है इसका अपर बाउंड है, और बाकी अब 1 की जगह किसी ने रख लिया, मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब अपर बाउंड होंगे अल्फा 1 अल्फा की तरह, तो कितना हो जाएगा, तो क्योंकि 1 is least in 1 is least in all upper bounds, all upper bounds of the sequence of the sequence
xn, खत्म। तो इसलिए LUV ऑफ सीक्वेंस xn कितना है, 1 है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो था लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस। अब हम कह रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB। क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट, GREA, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, है ना। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, अल्फा इज, अल्फा की जगह कर दिया बीटा, इज ए ग्रेटेस्ट, अल्फा इज ए लोअर बाउंड, अल्फा इज ए लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस xn। देन अगर लोअर बाउंड है तो सारे टर्म बड़े आएंगे, तो xn बड़ा हो जाएगा किससे, बीटा से, और इससे भी सारे टर्म इधर वाले क्या कर दिए मैंने, छोटे, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक, इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा, इट इज क्लियर दैट बीटा, इट इज क्लियर दैट बीटा कॉमा बीटा 1 कॉमा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, है ना, ये सब के सब आर ऑल लोअर बाउंड्स, आर ऑल लोअर बाउंड्स, सभी के सभी लोअर बाउंड्स हैं, किसके, लोअर बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द सीक्वेंस xn। तो हियर बीटा इज ग्रेटेस्ट, बीटा इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इन ऑल, इन ऑल लोअर बाउंड्स of a sequence xn। then GLB of sequence xn, then GLB of sequence xn is beta। अब फिर यहीं आ गए हम, if a sequence xn is monotonic decreasing है and is lower bound and is bounded below, कैसा हो, बाउंडेड बिलो हो, सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो क्या, देन GLB ऑफ दिस सीक्वेंस इज एग्जिस्ट, GLB एग्जिस्ट करेगा। अब बतौर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ले लिया 1/n, जैसे ही 1/n ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 1/2। हाँ, अब एक और बात देखिएगा, अब 1/2, 1/3, 1/4, राइट। अब आपने xn + 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो सब कर लोगे, है ना, xn + 1 कितना, 1/n + 1 घटाओ, तो xn + 1 - xn, 1/n + 1 - 1/n, एलसीएम लेंगे तो माइनस के 1/n + 1। अब n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ नेचुरल नंबर रखेंगे तो सब क्या आ जाएगा, <0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, कुछ भी रख दो। तो क्या मिला हमें, xn + 1 - xn <0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n <0। इसका क्या मतलब है फिर बताओ, इसलिए सीक्वेंस xn, इसलिए सीक्वेंस xn ये वाली 1/n इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, है कि नहीं, सारे टर्म घटते हुए नहीं आ रहे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग।
अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन कहां तक हो रही है, तो मैंने कहा इसमें लिमिट लगा के देख लो। टर्म कंटिन्यू घटते हुए जा रहे हैं ना, पहला टर्म 1 है, फिर नेक्स्ट टर्म कितना है 1/2, फिर अगला टर्म कितना है 1/3, तो कहां तक टर्म्स कम होंगे, तो हमने लास्ट टर्म n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स है, क्या लिख दे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है बताओ, तो इसलिए सीक्वेंस के सारे टर्म किससे छोटे हैं, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, 0 से, इसलिए 0 इज लोअर बाउंड, 0 इज लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, 1/n। अब 0 से भी छोटी बहुत सारी वैल्यू रख सकते हो, बहुत सारे रियल नंबर्स, 0 -1 -2 -3 -4, उन सब में क्या आ जाएगा, लीस्ट, तो 1 इज, अब यहां 0 इज लीस्ट की जगह क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटेस्ट, 0 इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, 0 इज ग्रेटेस्ट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं यार, इसलिए 0 इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इन ऑल, 0 इज ग्रेटेस्ट, 0 इज ग्रेटेस्ट इन ऑल, इन ऑल किसमें, लोअर बाउंड्स, इन ऑल लोअर बाउंड्स, ठीक, इसलिए GLB ऑफ सीक्वेंस XN इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, उसमें चेक कर लो, जैसे उसमें कर रहे हो वैसे उसमें कर लो। अब इन्होंने ये कहा है कि XN बराबर n + 1/n ले लो, अरे क्या प्रॉब्लम है भाई, कर लो अपने आप, n + 2/n घटाओ, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, XN + 1, ये करने का तरीका सेम है बेटा, चेक करो ना, रखे आप, n + 2/n - n + 1/n घटाओ, जब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -1/n आ जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी टाइप से लिखना है, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा भाई, कर लीजिए। देखिए कल की जो क्लास होगी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और सब इसी पर रहेगा। आज आपको 2-3 क्वेश्चन करने हैं, है ना। एक्सरसाइज सेकंड खोलिएगा, पहले तो पेज नंबर 19 पर एग्जाम्पल 1 करेंगे आप, पेज नंबर 19 पर एग्जाम्पल 1, और एक्सरसाइज फर्स्ट बी पेज नंबर 25, एक्सरसाइज फर्स्ट बी बेटा मैंने करा दिए, एग्जाम्पल दे दिए यहाँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कहो तो मैं अभी बता दूं, और एक और ऐसे ही कर ले, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए ना ये वाले, इसी टाइप से, और एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, 7, इतना करना है, ठीक। केवल क्वेश्चन नंबर आपको 9 नहीं करना है, और ना 12, 9 और 12 नहीं करना है, फर्स्ट बी में करिए, बाकी कल हम बताते हैं फर्स्ट बी के सारे, ओके, सारे बताएंगे, चिंता मत करिए, पर आप ट्राई जरूर करिए जैसे हमने समझाया। कल मैं सीक्वेंस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना, सब सीक्वेंस क्वेश्चंस वगैरह। चलिए ओके, थैंक यू।